हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 10th ऑफ अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, लेक्चर के अंदर हम लोग वेरियस सोर्सेज से न्यूज को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी के रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको कवर करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपने इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखा तो आपको किसी भी सोर्स से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होने वाली है। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहाँ पर प्रीलिम्स मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज को कवर किया जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। एंड सिविल सर्विसेज में जो हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग हम लोग न्यूज को कवर करते हैं। आज जो टॉपिक्स कवर किए जाने वाले हैं, तो पेपर 1 से ये टॉपिक्स, पेपर 2 के ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे और पेपर 3 के ये टॉपिक्स हम लोग आज कवर करने वाले हैं। एंड गाइस, आप लोग मुझे फेसबुक पर कमलाक्ष झा सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल जो है इसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा। चेक कर लीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा। और टेलीग्राम का भी एक चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, झा_सर। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, जहां पर वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। तो चलिए अब समय ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को फटाफट शुरू कर लेते हैं। पेपर 1 से रिलेटेड जो पहली न्यूज है वो अवनिंद्र नाथ टैगोर जी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। इनकी 158th बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर 7 अगस्त 2020 को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक वर्चुअल टूर, जिसका टाइटल रखा गया था द ग्रेट मैस्ट्रो अवनिंद्र नाथ टैगोर। तो ये चीज न्यूज में आई हुई है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब मेन बात करें अगर कि अवनिंद्र नाथ टैगोर जी से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में और भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। इसमें गाइस पहले ही मैं आप लोग को बता दूं कि अब जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो अवनिंद्र नाथ टैगोर जी का टॉपिक तो हम लोग देख ही रहे हैं, बट साथ ही साथ आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चलना चाहिए आर्ट एंड कल्चर। क्या चलना चाहिए? आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं अब आपको बताने वाला हूं इसी टॉपिक के अंदर, जो कि आप यूज करेंगे आपके मेंस के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। अगर कोई क्वेश्चन आता है, भारतीय कला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। तो काफी कुछ चीजें आप लोग को मिलने वाली है अभी यहाँ पर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पेसिफिकली, तो वो पॉइंट जरूर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो देखिए गाइस, अवनिंद्र नाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के भतीजे थे। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर ये एक काफी फेमस, काफी प्रमुख, काफी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हम लोग को देखने को मिलते थे। ये पहले मेजर सपोर्टर थे जिन्होंने इंडियन आर्ट के अंदर स्वदेशी वैल्यू को सपोर्ट किया था। अब इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। देखिए गाइस, आर्टिस्ट है, जैसे मान लेते हैं एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग बनाई, इनका कहना था कि पेंटिंग ऐसी बनाओ कि उसमें भारतीय कला झलकनी चाहिए। इंडियन आर्ट जो है या फिर स्वदेशी वैल्यूज है इंडियन आर्ट के अंदर, वो झलकने चाहिए। समझ रहे हो? यानी कि इंडिया की चीजें कुछ जो कि इंडिया की स्वदेशी इंडियन वैल्यू से रिलेटेड हो, वो वहां पर दिखनी चाहिए अगर कोई भी उस पेंटिंग को देखे तो इस चीज को सपोर्ट करने वाले मेजर सपोर्टर जो थे वो अवनिंद्र नाथ टैगोर जी थे। अब यही वाली चीज जो है वो आप अपने मेंस में भी उपयोग करेंगे। अगर भारतीय कला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इंडियन आर्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो याद रखना इंडियन आर्ट में स्वदेशी वैल्यू को सपोर्ट करने वाले मेजर सपोर्टर अवनिंद्र नाथ टैगोर जी थे। ये चीज आप एग्जैक्टली मेंशन करेंगे, लिखेंगे। ये देख सकते हैं अवनिंद्र नाथ टैगोर जी इस प्रकार के दिखाई देते थे, ये इनकी फोटो है। इसके अलावा और कुछ कंट्रीब्यूशन अवनिंद्र नाथ टैगोर जी के इंडियन आर्ट और कल्चर की तरफ जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, सबसे पहली चीज तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, पहली बार इनके द्वारा जो क्रिएट की गई थी वो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट थी। फिर बाद में जाकर इन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो स्टैब्लिश किया। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज आ जाती हैं। इनका मानना यह था कि इंडियन आर्ट और इंडियन आर्ट फॉर्म जो है वो ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी को इंपॉर्टेंस देता है, राइट। अब ये वाला भी आपका एक मेंस का सेंटेंस होगा कि इंडियन आर्ट और उसका आर्ट फॉर्म किसको इंपॉर्टेंस देता है? स्पिरिचुअलिटी को। इन द सेंस कि आप जब किसी भी इंडियन पेंटिंग को देखोगे, अगर इंडियन पेंटिंग में भगवान की फोटो है या फिर इस प्रकार की चीजें, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये इंडियन पेंटिंग है। तो ज्यादातर इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रकार की कुछ चीजें, इस प्रकार का एक फील आपको जो है वो नजर आएगा। बट वेस्टर्न पेंटिंग पे आप देखोगे तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, या वेस्टर्न आर्ट फॉर्म्स में आपको क्या चीज दिखाई देगी, वो ज्यादातर मटेरियलिज्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। बट इंडियन आर्ट फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। अंडरस्टैंडिंग इट और नॉट? अब जो ये आइडिया था इनका कि मुगल और राजपूताना पेंटिंग्स जो है उनको मॉडर्नाइज किया जाए, तो ये आइडिया इनका आया था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के दौरान ही, और इसी आइडिया ने मॉडर्न इंडियन पेंटिंग को जन्म दे दिया।
तो ये चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा इनके और भी जो ज्यादातर इनके जो काम हुआ करते थे, आर्ट फॉर्म्स वगैरह, वर्क वगैरह हुआ करते थे, वो हिंदू फिलोसफी के इर्द गिर्द ही हम लोग को देखने को मिलते थे। और बाद में जाकर इन्होंने इंटीग्रेट किया चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन को। इन्होंने अपने स्टाइल में चाइनीज और जापानीज ट्रेडिशन को भी इनकलकेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के पीछे का जो इंटेंशन था वो ये था कि इनको एक ऐसा ट्रेडिशन क्रिएट करना है जो कि पैन एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन हो, मॉडर्न पैन एशियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, यानी कि पूरे के पूरे एशिया में जितनी भी ट्रेडिशनल वैल्यू से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी जो है वो इकट्ठी रहे, यानी कि एक ही जगह पर रिफ्लेक्ट हो, यानी कि इनकी जो पेंटिंग्स है, इनके आर्ट फॉर्म्स है, वर्क वगैरह है, उसमें रिफ्लेक्ट करे पूरा का पूरा एशियन ट्रेडिशन। समझ रहे हो बातों को? तो इस चीज को देखते हुए ही इन्होंने ये चीज जो है वो करी थी, इनकलकेट करी थी या फिर इंटीग्रेट करा था चाइनीज और जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन को अपने स्टाइल के अंदर। और जो मैंने भी आपको बताया ये उसका ये हिंदी ट्रांसलेशन है। इसके अलावा इनकी जो फेमस पेंटिंग है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे भारत माता, ये आप देखिए, ये फेमस पेंटिंग। इसके अलावा पासिंग ऑफ शाहजहां 1900, ये देखो आप, ये वाली पेंटिंग, शाहजहां जो है वो चले गए। और माय मदर, ये पेंटिंग, राइट। इसके अलावा फेरी लैंड इलस्ट्रेशन, तो ये भी एक पेंटिंग है। जर्नीज एंड जो है वो आप देख सकते हो, ये जर्नी एंड, ये कैमल जो है वो गिर गया है, थक गया है या खत्म हो गया, पता नहीं, बट जर्नी जर्नी एंड यानी कि जब जैसी जर्नी खत्म होती है कैमल जो है वो गिर जाता है, तो ऐसी चीज़ है। तो ये कुछ पेंटिंग्स हैं इनकी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये फलाना पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है, किसका फेमस पेंटिंग है ये, किस आर्टिस्ट की। तो अवनींद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड अगर इन पेंटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको तुरंत अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो है वो याद रखना है, ठीक है। ये कुछ बात हो गई अब प्रीलिम्स के बारे में भी। अब कुछ लिटरेचर की बात करें, इनके साहित्य की बात करें, तो ये एक राइटर भी थे, काफी फेमस प्रमुख राइटर हम लोग को देखने को मिलते थे। बट ज्यादातर इनकी जो किताबें या इनका जो लिटरेरी वर्क हुआ करता था, तो वो ज्यादातर बच्चों की किताबें हम लोग को इनकी ज्यादा देखने को मिलती, जैसे कि बूदो अंगला और खिर्रेर पुतुल, राज कहानी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर के, जो बंगाली बच्चे के जो साहित्य जो किताबें हैं उसके कुछ ये एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये पर फिर भी बुक्स के नाम पता होने चाहिए, कभी कभी ऐसे नाम डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स के अंदर। इसके अलावा विलियम रॉडेनस्टीन की अगर बात करें तो इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो फेमस जो बुक है गीतांजलि, इसको इंग्लिश वर्जन में पब्लिश करने के लिए हेल्प करी थी विलियम रॉडेनस्टीन ने, ठीक है। तो ये वाली भी चीज एक न्यूज में हम लोग को देखने को मिली है, तो ये चीज भी याद रखना थोड़ी सी, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा। गीतांजलि तो अक्सर पहले भी सिविल सर्विसेज में पूछा गया है। इसके अलावा एक पेंटिंग है अरेबियन नाइट्स सीरीज करके, तो ये भी इनका एक काफी नोटेबल वर्क हम लोग को देखने को मिलता था। उल्लेखनीय कृतियों में से एक ये भी था, अरेबियन नाइट्स सीरीज, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। अवनींद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड सिविल सर्विसेज में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेंगे। बट मेनली जो मैंने आपको मेंस पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट जो सेंटेंस पॉइंट्स बताए हैं वो जरूर याद रखिएगा और जरूर लिखिएगा, क्योंकि उससे आंसर में वेटेज जो है वो आपका काफी अच्छा मिलेगा, राइट। क्योंकि इंप्रेसिव आंसर बनेगा ना कि हाँ यार आप अभी से बैठकर अपना आंसर तैयार करते हो। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपको आपका आंसर जो लिखना है वो मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसको देखकर लिखना है। भाई मेंस के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उस वो सब चीजें कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सिलेबस में डिफाइंड है। तो भारतीय कला सिलेबस में डिफाइंड है, तो उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस आपको अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, नोट डाउन करते जाओ एक जगह पर, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, अपने आप आपकी ब्लड में जो है वो सेंटेंस घूमते रहेंगे और आप तुरंत अपने मेंस में लिख लोगे, ठीक है। और उससे अच्छे मार्क्स आएंगे। ये प्लीज जरूर फॉलो करिएगा और मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस अगर आप फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये बात याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए छठा एडिशन नेशनल हैंडलूम डे 2020 का 7 अगस्त को हम लोग को देखने को मिला था। अभी देखिए मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लोग टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। मैंने देखा स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स टेस्ट नहीं दे रहे हैं। जो संडे को कल के दिन जो आपके पास टेस्ट आया था, तो गाइस देखो संडे वाला जो टेस्ट होता है वो पिछले हफ्ते की न्यूज का आपका रिवीजन नहीं होता, उसमें होती है कुछ माइंड एक्सरसाइज आप लोग को मैं देता हूं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कि पिछले हफ्ते जो हम लोगों ने कवर किए, बट उसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलेंगी स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो उसको आपको पूरा देना है। मैं देखता हूँ काफी कम लोग जो है वो संडे वाला टेस्ट अटेम्प्ट किया है, काफी कम लोगों ने। तो संडे जो है वो आपकी छुट्टी नहीं है बल्कि रिवीजन डे है आपका, और उसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज आपको करनी है टेस्ट की जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब ये छठा एडिशन हमने देखा, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैंने सामने रखा था, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज सामने आई थी कि 7 अगस्त को ही क्यों ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि स्वदेशी मूवमेंट पहली बार ऑफिशियली जो प्रोक्लेम किया गया था, शुरू किया गया था ऑफिशियली स्वदेशी आंदोलन,
तो ये 7 अगस्त 1905 को हम लोग को देखने को मिला था। बंगाल के अंदर कैलकाटा टाउन हॉल है, तो वहां से जो है ये शुरू किया गया था, घोषित किया गया था। तो ये चीज आपको याद रखनी। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कहां से शुरू किया गया था, या फिर कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो कि स्वदेशी मूवमेंट जो है वो कब है, मतलब पहले आया कि बाद में आया। तो आपको याद रखना है कि स्वदेशी मूवमेंट 1905 का है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा थोड़ा सा। और इस दिन को स्टार्टिंग में तो इसी चीज के लिए क्रिएट किया गया था कि 7 अगस्त को जो है स्वदेशी मूवमेंट था, तो इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व किया जाएगा। बट अभी एट प्रेजेंट इस दिन मतलब जो हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड जो अवेयरनेस है लोगों के बीच में क्रिएट की जाती है, और उनके काम जो है उसको सम्मान किया जाता है, ठीक है। मतलब हैंडलूम वर्कर्स जो होते हैं तो उनके काम को सम्मानित करते हुए और प्रमोट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंडलूम जो है उनको रिकॉग्नाइज करना है, और अवेयरनेस हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इसके बारे में। अब आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है मैंने। तो ब्लैक रेन इंसिडेंट्स, इन चारों ऑप्शन में से बताइए किस चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो को पॉज करके आंसर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा लेक्चर के एंड के दौरान। पेपर 1 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ वी विल मूव ऑन टू पेपर 2। यहां पर बात हो रही है गाइस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस लेकर आई हैं जो कमर्शियल उपयोग किया जाता है ग्राउंड वाटर का, यानी कि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज वगैरह ग्राउंड वाटर का उपयोग करती हैं कमर्शियल तौर पर, कमर्शियल पर्पस के लिए। तो इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन जो है वो लेकर आई है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इस पर हम लोग थोड़ा चीजें देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों लेकर आई, क्योंकि एक पेटिशन जो है वो लाई गई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सामने। तो यहां पर फोकस किया गया था कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है हमारी कंट्री का वो गिरता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो बहुत ही कम जो है वो होता जा रहा है, राइट। ये एक कंसर्न वाली बात है। हमारी कंट्री में काफी सारी ऐसी सिटीज हैं जहां पर बताया जा रहा है कि 2020 में ही, यानी कि इस साल के एंड में ही पानी की समस्या बढ़ती जाएगी। तिरुपति बालाजी आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस जगह है। वहां पर हर 3 दिन में 1 दिन पानी आता है, ऐसी भी एक रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी। और आने वाले समय में और भी बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर तेजी से डिप्लीट हो रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गाइस ये जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की 2020 की जो गाइडलाइन आई थी, तो उसको इन्होंने जो है वो नल एंड वॉइड कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया है। क्योंकि कहा गया था कि ये जो है वो कानून के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि पानी को कंजर्व करना है, ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करके रखना है, कंजर्व करना है, उसको सस्टेनेबल तरीके से उपयोग करना है। तो ऐसे जो कानून जो हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसके अगेंस्ट है, तो इसको लेकर ये गाइडलाइंस को हटा दिया गया है। तो ये वाली चीज भी अभी यहाँ पर बताई गई है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जो कंडीशंस जो सेट की गई है एनजीटी के द्वारा, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब देखो ये कंडीशन जो है वो टोटल 6 कंडीशन है। इसको इजी तरीके से आपको याद रखने के लिए ये आपके लिए माइंड मैप है, एक पिक्चर बना के रखी हुई है। जैसे कि इंडस्ट्रीज, आप देखिएगा इंडस्ट्रीज जो ये आपको दिखाई दे रही है, इंडस्ट्री अगर पानी निकालेगी, ग्राउंड वाटर निकालेगी, ठीक है, तो उसके लिए उसको जितनी भी जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा। इंडस्ट्री को जो है वो इंश्योर करना पड़ेगा कि जितने भी जो मतलब परमिट जो जारी किए गए हैं कि आप ग्राउंड वाटर को निकाल सकते हैं, किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के, तो सभी वो कंडीशन को जो है वो फॉलो करना पड़ेगा इंडस्ट्री को, तभी जाकर वो ग्राउंड वाटर जो है वो निकाल पाएंगी, ठीक है। तो ये पहली चीज यहाँ पर बताई गई है। स्ट्रिक्टली इंडस्ट्री को जो है पूरी कंडीशन जो दी गई है, पूरी गाइडलाइंस दी गई है, उसको फॉलो करते हुए ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन करना है, निकालना है ग्राउंड वाटर को। और बिना एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के ये अलाउ नहीं किया जाएगा ग्राउंड वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट करना, जो भूजल जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो है उसको निकालना बिना एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के, तो ये अलाउ नहीं किया जाएगा इंडस्ट्रीज को। ये ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो गाइस काफी सारी इंडस्ट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है। अब वो एक ऐसी जगह से अगर पानी निकाल रही है, ग्राउंड वाटर सीक कर रही है, जिस जगह पर ऑलरेडी ग्राउंड वाटर की कमी है, और ये भारी मात्रा में ओवर एक्सप्लॉइट कर रही है ग्राउंड वाटर को, और उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है, तब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उस रीजन के लिए हो सकती है, उस एरिया के लिए हो सकती है। सोचो ऐसा कि एक जगह जहां पर पानी की समस्या ऑलरेडी चल रही है, वहां पर एक इंडस्ट्री आ गई जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर जो है वो निकालती जा रही है। ऑलरेडी उस जगह पर ग्राउंड टेबल जो है वो ऑलरेडी कम है, ग्राउंड वाटर टेबल कम है, और ऊपर से ये इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उस क्षेत्र के लिए सही नहीं है ये वाली चीज। तो इसी चीज के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होता है, एक ऐसा असेसमेंट जो कि देखता है कि इस अगर कोई भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर स्टैब्लिश हो रहा है, तो कहीं वो एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहा।
तो वो पहले से पूरी चीजें जो है वो चेक की जाती है, और चेक होने के बाद सामने वाली कंपनी को, इंडस्ट्री को, प्रोजेक्ट को जो है वो क्लियरेंस दिया जाता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्लियरेंस दिया जाता है, या एनवायरमेंट क्लियरेंस। आपने सुना होगा कि इस कंपनी को एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला या मिल गया, ऐसा कुछ न्यूज। तो वो यही होता है कि पहले चेक करना कि वो कंपनी या वो इंडस्ट्री या वो प्रोजेक्ट कहीं एनवायरमेंट को डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो ये एडवांस में होता है पहले, उस प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले, और फिर समय समय पर इसका असेसमेंट भी हम लोग को देखने को मिलता है कुछ कुछ सालों में। ठीक है, तो ये चीज यहां पर बताई गई है कि बिना इंडस्ट्री के एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के अलाउ नहीं किया जाएगा ग्राउंड वाटर निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना। तो ये पॉइंट नंबर 2 में ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिली हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये वाली चीज भी कही गई है थर्ड पॉइंट में, अगर हम देखें कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन हम लोग को सामने देखने को मिल रहा है। कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस? जैसे कि ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा कंपनी को अगर वो कंपनी ऑडिटिंग में फेल हो जाती है, तो यानी कि उसकी अगर ऑडिटिंग हुई, जांच हुई उसकी, जैसे कि जब आप कल को डीएम बन जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे, तब आप ऐसी कंपनी पे छापा मारने जाओगे, चेक करने जाओगे जनरली कि भाई सही तरीके से नियम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो आपने चेक किया, देखा कि अरे ये फॉलो नहीं कर रहा, तो आप तुरंत सील करोगे उसकी फैक्ट्री को, है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि वो ऐसी फैक्ट्री के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे, और उनको बैन कर दिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉइटेड क्रिटिकल सेमी क्रिटिकल असेसमेंट, ओवर यानी कि एक ऐसा, वही सेम चीज मैंने आपको बताई कि ऐसे क्षेत्र जहां पर ऑलरेडी पानी की समस्या और इंडस्ट्री जो है वो, और पानी जो है वो ओवर एक्सप्लॉइट कर रही है, ज्यादा पानी निकाल रही है ग्राउंड का, तो उस समय 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 पर वाटर मैपिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी उस कंपनी के लिए, यानी कि वो कंपनी जो है वो कितना पानी निकाल रही है वो समय समय पर चेक किया जाएगा। क्योंकि जिस भी क्षेत्र से ये ओवर एक्सप्लॉइट कर रही है, पानी को वाटर ज्यादा निकाल रही है, तो उस क्षेत्र में कहीं प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए बहुत हर शॉर्ट थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में, जैसे कि 3 महीने या 6 महीने आप मान लो कि हर 3 महीने या हर 6 महीने पे वहां पर ग्राउंड वाटर मैपिंग जो है वो कंडक्ट की जाएगी, चेक किया जाएगा कि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कितना है। समझ रहे हो बातों को? तो ये चीज फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट के अंदर कहा गया है अथॉरिटीज को 3 महीने दिए जा रहे हैं कि वो प्लान्स वगैरह बनाए, रूल्स रेगुलेशन बनाए, कि जल्दी जल्दी किस प्रकार से स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है वो कंडक्ट किए जा सकें, लाए जा सकें ऐसी फैक्ट्रीज के लिए, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जो ओवर एक्सप्लॉइट करती हैं ग्राउंड वाटर को। और छठी कंडीशन, हर साल जो है वो ऑडिट करने की यहाँ पर बात की गई है। हर साल मतलब चेक किया जाएगा बार बार कि कहीं किसी प्रकार का घपला तो नहीं हो रहा। रूल्स रेगुलेशंस को भी बार बार जो है वो चेकअप किया जाएगा कि कहीं कोई लूप होल तो नहीं आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा बताया गया कि वाटर की क्वांटिटी के लिए बहुत सारे, जैसे कि टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाएगा, जैसे कि डिजिटल फ्लो मीटर्स के थ्रू मॉनिटर किया जाएगा। ऑडिटिंग थर्ड पार्टी के द्वारा हर साल की जाएगी। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी ऑडिटिंग नहीं करेगी, एक कोई एजेंसी को बुलाएगी ऑडिटिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है करप्शन वगैरह ना हो, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बरकरार है, इसलिए थर्ड पार्टी भी ऑडिटिंग यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि एनजीटी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस जो है वो लेकर आई हैं ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पर्पस के लिए। तो ये वाला फोटो बस आप याद रखिएगा, तो उससे आपको पूरी चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ने देखी यहाँ पर। इसके अलावा एनजीटी ने क्यों कहा कि ऐसी स्ट्रिक्ट कंडीशन लाने की आवश्यकता है, तो बताया गया कि पास्ट में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, मतलब पानी को कंजर्व करने से रिलेटेड, सस्टेनेबल तरीके से पानी का उपयोग करना है उससे रिलेटेड, और ना ही कोई ऐसा कोई फ्यूचर प्लान हमारे सामने हम लोग को देखने को मिल रहा है अथॉरिटीज के द्वारा। तो इसलिए ये लाने की आवश्यकता जो है वो पड़ी। इसके अलावा इंडिया जो है गई, उसकी वाटर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में इंडिया की रैंक 122 कंट्री में 120 हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये भी एक चिंताजनक वजह बताई गई एनजीटी के द्वारा। इसके अलावा 54% जो इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल है, वेल्स का, कुओं का जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो उसका लेवल जो है वो घटता जा रहा है। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और 21 मेजर सिटीज के अंदर हम लोग को ऑलरेडी देखने को मिल रहा है कि 2020 के एंड तक पानी, ग्राउंड वाटर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज भी यहां पर बताई जा रही है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था, तिरुपति और एग्जाम्पल हरियाणा का जो हमने देखा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। और इंडिया जो है वो पूरे दुनिया भर की, अगर हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल की, तो पूरे दुनिया भर में जितना पानी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका 25% इंडिया करती है एक्सट्रैक्ट। तो सोचिए आप, इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री जो पूरे दुनिया भर में जितना ग्राउंड वाटर निकाला जाता है उसका 25% अकेली इंडिया निकालती है। और ये चीज जो है वो बढ़ती जा रही है समय के अकॉर्डिंग। इसके अलावा CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वाटर एंड रिलेटेड स्टैटिस्टिक 2019। तो इसकी रिपोर्ट के अंदर ये चीज सामने आई कि इंडिया के अंदर जो एनुअल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो है 2017 के अंदर, तो वो 432 BCM है, और ये 393 BCM जो है उसका हम लोग को देखने को मिलता है कि जो कि एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, यानी कि 432 में से 393 एक्सट्रैक्ट कर लिया जा रहा है। जैसे ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊं, तो ये एक ग्लास है, ठीक है, अब ये ग्लास के अंदर पानी ऐड हो रहा है, ठीक है, अब ये ग्लास जो है वो पूरा फुल यहां तक जो है वो भर गया है, ठीक है।
अब बताया यार कि यहाँ तक भरने के बाद सिर्फ इतना बचता है, इतना निकाल लिया जाता है और इतना बच जाता है। नहीं कि हर साल पानी जो है वो फुल हो रहा है और हर साल हम लोग पानी को जो है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अब हर साल फुल क्यों हो रहा है, तो ये चीज आप पूछोगे तो आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी नहीं है, राइट। आपको पता है ना कि समुद्र में पानी जो है वो गर्म होता है, इवापोरेशन की प्रोसेस हम लोग को देखने को मिलती है, बादल बन जाता है, बादल बन के फिर जमीन पर जो है वो बरसता है, प्रेसिपिटेशन होती है और यही पानी जो होता है वो ग्राउंड पे वापस चला जाता है। तो क्या हो रहा है, एक रिसाइकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरी चीज जो है वो रिसाइकल हो रही है, राइट। एक साइकिल हम लोग को बनती हुई नजर आ रही है, इवापोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, पढ़ा होगा ना एनसीईआरटी पे डेफिनेटली। तो इस प्रकार से पानी जो है वो हर साल वापस भरता है। बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना पानी भर रहा है उसका बहुत ही, यानी कि हम कम जो है वो साल के एंड तक जो है वो देख पाते हैं, यानी कि इतना ज्यादा हम लोग पानी जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बुरी तरह से, और ये चीज बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पर पानी बचेगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये वाली स्थिति जो है वो आज की डेट में डेवलप होती जा रही है और काफी सारे लोग जो है वो, जिन लोग को पानी तक नसीब नहीं हो रहा है, और काफी सारे लोग पानी जो है वो बहुत बुरी तरह से वेस्ट भी करते हैं, राइट। घंटों तक उनका नल चल रहा होता है और बहुत सारी चीजें, वाटर वेस्टेज हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप अपने आंसर को जब इस प्रकार का कंक्लूड करेंगे तो इस प्रकार की कुछ चीजें आप मेंशन करिएगा मेजर्स वगैरह के तौर पर या फिर वे फॉरवर्ड के तौर पर, कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस, लोगों के बिहेवियर चेंज करने चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को आप जो है वो इसके साथ लिंक कर सकते हो, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के अंदर लोगों के बिहेवियर को जो है वो चेंज किया गया कि लोग जो है वो टॉयलेट्स का यूज करें, वैसे ही यहाँ पर भी वाटर कंजर्वेशन के लिए लोगों के बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आपको आंसर कंक्लूड करना है। अगर इस प्रकार की कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो, अगर क्या आएंगे ही डेफिनेटली, कोई ना कोई क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द ही होगा, तो आप ये सब चीजें मेंशन करेंगे, है ना। अब ये वाली चीज हमने देखी पूरी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा हर एक चीज है। अब बात हो रही है यूएनएचआरसी के बारे में, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। नाम से ही समझ में आ रहा है यूनाइटेड नेशन की ये बॉडी है। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए ये बॉडी हम लोग को देखने को मिलती है कि पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना है। नाम से ही समझ में आ रही पूरी चीजें। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर देखने को मिलती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 2006 में एस्टैब्लिश की गई थी ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसके 47 मेंबर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं। टॉपिक यूएनएचआरसी का न्यूज में क्यों देखने को मिला है, तो सबसे पहली चीज तो क्यूबा की लोकेशन देखो, फिर आगे की बात करेंगे। क्यूबा ये एक आइलैंड कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास ही है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स देखो तो यहाँ पर देखो आप गल्फ ऑफ मैक्सिको, और यहीं पर ही क्यूबा देखने को मिलती है। बहामाज, अक्सर बहामाज आइलैंड्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है ये, तो याद रखिएगा यहीं पर ही क्यूबा के बगल में आपको देखने को मिल रहा है। अटलांटिक ओशियन, ये नीचे कैरेबियन सी आपको देखने को मिल रही है। हाइती यहाँ पर है, काफी फेमस लोकेशन है, कई बार न्यूज में आती है। जमाइका वगैरह, राइट। तो ये कुछ आइलैंड कंट्रीज के नाम आपको थोड़े बहुत पता होंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसको ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ में जो है वो अरेंज करो, तो ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। क्यूबा, क्यूबा को देखा अपन ने, क्यूबा एक कंट्री है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है यूनाइटेड नेशन मेंबर्स से कि क्यूबा को जो है वो अलाउ ना किया जाए कि वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन करे। ये इसने क्यों कहा, तो बताया गया है कि क्यूबा जो है वो अपने डॉक्टर्स की ट्रैफिकिंग करवाता है। अब आप बोलोगे सर डॉक्टर्स की ट्रैफिकिंग कैसे हो रही है, ह्यूमन राइट्स के वॉयलेटर्स जो होते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, आपको पता होगा। इसमें लोगों को बेच दिया जाता है। तो बताया जाता है कि क्यूबा अपने डॉक्टर्स को बेच देती है। अब क्यूबा अपने डॉक्टर को क्यों बेचती है, उसके पीछे की वजह जानो, और ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स को क्यों खरीदते हैं। तो गाइस देखो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिजनेस के अंदर आपको पता होगा कि लोगों के अंग, ऑर्गन्स निकाले जाते हैं और बेचे जाते हैं। अब ऑर्गन्स निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की आवश्यकता है। तो बताया जाता है कि क्यूबा से ये प्रोफेशनल डॉक्टर जो है वो बुलवाए जाते हैं, और क्यूबा से ये सब डॉक्टर जो है वो ट्रैफिकिंग डॉक्टर्स की हम लोग को देखने को मिलती हैं। और क्यूबा जो है वो मेडिकल सर्विसेज के लिए अपनी जानी जाती है, और यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही शानदार है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है। क्यूबा की टोटल जो जनता है, पॉपुलेशन 1.1 करोड़ की है, और यहाँ पर 90,000 मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल वर्कर्स है। और इसी मेडिकल में रेपुटेशन के कारण, यानी कि उच्च मेडिकल चीज के कारण इसकी हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर बताया गया था कि 2016 में एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज 80 साल तक जी सकता है। 79.74 ईयर्स तक एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज में क्यूबा के अंदर जिएगा, क्योंकि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी हाई है। और यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी काफी लो है, मतलब अच्छा है। लो मतलब अच्छा होना, कि वहां पर 1000 बच्चों में से मात्र लगभग 5 बच्चों की मृत्यु, आप कह सकते हो अराउंड 5 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 2013 का आंकड़ा था। तो क्यूबा एक अच्छी कंट्री है हेल्थ केयर के मामले में, और इवन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनको दूसरी कंट्रीज भेजा जाता है। जैसे कि इबोला के पर्पस के लिए अफ्रीका उनको 2014-16 में बेचा गया था, और अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उस पर्पस के लिए भी उनको अलग अलग दूसरी कंट्रीज भेजा जा रहा है सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।
तो ऐसे ही कहा जाता है कि ये क्यूबा क्या करती है, अपने डॉक्टर्स को जो है वो बेचती है ह्यूमन ट्रैफिकर्स को, और ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन में क्यूबा का भी एक बड़ा रोल हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको लेकर यूनाइटेड स्टेट्स का कहना था कि क्यूबा को भैया ऐड ना किया जाए इस चीज में, ठीक है। और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने आपको बताया। और यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से 2018 में विड्रॉ कर लिया था और कहा था कि ये बायस है और हिपोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ये हम लोग को देखने को मिलता है। हिपोक्रेसी इसमें बहुत होती है, और ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ कई हद तक सही भी है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर वो सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं जो खुद ब खुद ह्यूमन राइट्स वॉलेट करते हैं। वहां पर खुद ब खुद ह्यूमन राइट्स वॉलेशन के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि चाइना, क्यूबा, जॉर्डन, राइट। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स वॉलेटर्स ऑलरेडी इस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में है जो पूरे दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन और प्रमोशन की बात करती है। तो वाकई में कहीं ना कहीं यूएसए जो बोलता है वो कुछ हद तक सही भी है कि वाकई में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बायस्ड है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है कि नहीं भाई, मतलब ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन नहीं होना चाहिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, बट वही ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स का वॉलेशन करता है, यानी कि उसके सदस्य ह्यूमन राइट्स वॉलेटर्स हैं। तो ऐसी चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और ऐसे ही मेंबर जो है वो इलेक्ट होते हैं। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा ने 2014 से 16 और 17 से 19 में ये इलेक्ट हुआ है, और अभी फिर से इसने 2021 से 23 के लिए अपनी एप्लीकेशन भर दी है, राइट। और इसकी जो सीट्स होती हैं वो जोग्राफिकली बेसिस पर डिवाइड होती है, यानी कि रीजनल बेसिस पर अलग अलग कंट्रीज को दी जाती हैं। तो इसमें एक कंडीशन और है कि एक कंट्री को लगातार अगर वो 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हो रही है, जैसे कि क्यूबा 2014 से 16 और 17 से 19 के लिए 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हुई थी, तो आप देखिए यहाँ पर 2020 का जिक्र नहीं है। तो लगातार 2 बार कंटिन्यूअसली 2 बार इलेक्ट होने के बाद तीसरी बार जो है वो एक कंट्री को गैप लेना पड़ता है। तो इसने 2020 में गैप लिया और 2021 की एप्लीकेशन इसने फाइल करी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने अभी आपको इसका बताया हुआ है। इंडिया चाइना कंसर्न, इसको लेकर ये टॉपिक है। अब इंडो चाइना से रिलेटेड कोई टॉपिक है तो आप एक दो चीज़ें ये मेंशन कर सकते हैं। कश्मीर का मुद्दा, जैसे कि कुछ समय पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान जो है ये कहा गया था चाइना के द्वारा कि एक क्लोज डोर मीटिंग होनी चाहिए यूएनएससी की, जहां पर कश्मीर के मुद्दे को जो है वो डिस्कस किया जाए। उसको लेकर इंडिया ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया, और इंडिया ने क्या कहा है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो इंटरनल मैटर है इंडिया का, तो वो इंटरनेशनली किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं होगा, उसको रिजॉल्व करेगी इंडिया, और इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया। ये चीज इंडिया ने बोल के रखा हुआ है इंटरनेशनली। अब देखो ये तो एक स्टोरी हो गई जो अभी न्यूज में हम लोग को देखने को मिली, बट मेन चीज जो आपके काम की है, जो आप एग्जाम में मेंशन करेंगे, वो ये करेंगे कि कैसे, क्या एग्जांपल्स हैं जिसके चलते देखने को मिलता है कि इंडिया को सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनली, या फिर क्या ऐसे एग्जांपल हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर बनती जा रही है इंटरनेशनली। तो वो एग्जाम्पल ये है कि जब चाइना ने ये मुद्दा उठाया तो कि कश्मीर इशू पर हम लोग बात करेंगे, उसको लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदस्य हैं उन्होंने चाइना का सपोर्ट नहीं किया। इंडिया ने जो बोला कि नहीं नहीं हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो किसी ने कुछ नहीं बोला कि हाँ भाई रिजेक्ट करो, ये आपका इंटरनल मैटर है। तो ये क्या दिखाता है कि ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि एक कंट्री जो है वो पावरफुल बनती जा रही है, एक कंट्री जो है वो इमर्ज हो रही है। जैसे कि कोई एक पावरफुल कंट्री है, जैसे कल को आप डीएम बनोगे तो आप उस पोस्ट पे रहोगे, पावरफुल पोस्ट पे, तो आपको जो आपकी बात जो होगी वो कोई काट नहीं सकता आपकी बात। आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर टाइप की हो जाएगी कि हाँ ये आपको करवाना है, मतलब करवाना है। तो वो क्या झलकाती है, पावर झलकाती है। तो वैसे ही इंडिया एक इमर्जिंग पावर की तरह जो है वो डेवलप होती जा रही है। तो ऐसे ही ये सब कुछ चीजें होती हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ एग्जांपल्स की, मतलब जैसे अगर बाय चांस पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि बताओ कि इंडिया जो है वो कैसे पावरफुल कंट्री के तौर पर बन रही है, तो आप ये वाला एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि चाइना ने जब ये चीज रखी थी कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाएगा, किसी भी कंट्री ने चाइना का सपोर्ट नहीं किया। हेंस वी कैन से दैट कि इंडिया इज इमर्जिंग लाइक अ पावरफुल कंट्री, कि इंडिया के अगेंस्ट जो है वो कोई नहीं जाना चाह रहा है। समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप लोग को थोड़ा सा इस प्रकार से अच्छा आंसर बनाने के लिए मेंशन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, इंडिया के ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। नीति आयोग के सीईओ का कहना है कि हम लोग जो है आज की डेट में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। 2019 आ गया है और हम लोग ने प्रोग्रेस नहीं किया है हंगर के मामले में। कहा गया है कि इंडिया की रैंक जो आई थी 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वो 102nd हम लोग को देखने को मिली थी आउट ऑफ 117 कंट्रीज। 117 कंट्री में इंडिया 102 नंबर पर थी। और कहा गया है कि हम लोग जो है, हमारे पास फूड सरप्लस है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है, यानी कि हमारे पास खाना है, बट फिर भी जो है लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस होने के बावजूद, हाई फूड प्रोडक्शन के बावजूद, हम लोग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि और घटती जा रही है। यानी कि लोगों को प्रॉपर जो उनकी डाइट है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि देखो, खाना जो होता है वो न्यूट्रिशन फुलफिल नहीं कर सकता।
एक प्रॉपर जो डाइट होती है, न्यूट्रिशियस रिच डाइट, वो ही एक इंसान को जो है वो हेल्दी बनाती है। अब आप सोचो कि एक इंसान है, अगर वो बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, तो वो खा तो रहा है, यानी कि उसके बॉडी में कुछ जा तो रहा है, बट न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसकी बॉडी में जो है वो नहीं आ रही प्रॉपर अमाउंट में। तो एक बैलेंस डाइट जो होती है, एक न्यूट्रिशनल रिच डाइट जो होती है, वो इंपॉर्टेंट यहां पर होती है, राइट। तो इसीलिए ये एक वजह है जिसके चलते हम लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सरप्लस फूड प्रोडक्शन है, बट देन टू न्यूट्रिशनल इश्यूज हमारी कंट्री के अंदर है। वो इसीलिए क्योंकि बैलेंस डाइट लोगों को नहीं मिल पा रही, और इवन चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर है, ऐसा आप नहीं कह सकते। एक मैं अक्सर बोलता हूँ, अभी स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप हर बार आप ये वाला टर्म यूज करते हो, आपका फेवरेट हो गया लगता है ये टर्म, तो वो टर्म है हिडन हंगर। हिडन हंगर आप कहीं पर लिखो, क्योंकि ये टर्म आपको मेंशन करना है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। हिडन हंगर, HIDDEN, हिडन HUNGER, हंगर। इसका मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति को आप देखोगे, वो आपको फैट नजर आएगा उसमें आपको, यानी कि मोटा व्यक्ति होगा, बट वो बीमार आपको ज्यादा नजर आएगा। आपने देखा होगा, आपके कोई फ्रेंड होंगे या आपके कोई रिलेटिव होंगे, आपको दिखने में तो हेल्दी लग रहे हैं, मोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, बट वो खाते पीते घर के दिख रहे हैं, ऐसा बोल लो तो, बट फिर भी वो ज्यादा बीमार पड़ते होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट जो है वो नहीं जाती, समझ रहे हो। तो इसीलिए एक इंसान अगर खाते पीते खानदान का लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूट्रिशनल रिच डाइट ले रहा हो, राइट, नहीं ले रहा, वो फिर भी वो कुपोषण उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। तो एक मोटे व्यक्ति में भी कुपोषण होता है, अंडर नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन एक मोटे व्यक्ति में भी होता है, क्योंकि वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिच डाइट जो है वो नहीं लेता। तो वो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि हम लोग को हमारी कंट्री के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को जो है वो ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ मतलब मेजर्स लेकर आने पड़ेंगे, ऐसी कुछ रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी लेकर आनी पड़ेगी जिससे कि लोगों का बिहेवियर भी इस चीज में भी चेंज हो, खाने में भी लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। ऐसी चीजें आप जो है वो मेंस में उपयोग करेंगे, ठीक है। और हालांकि हम लोगों ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में ऑलरेडी चर्चा की हुई है अक्टूबर 2019 में, आप चाहें तो ये प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक्स पर जाकर जो है वो देख सकते हैं। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, तो याद रखिएगा कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक आयरिश एजेंसी है, इसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। और वेल्ट हंगर हेल्थ, जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है। 4 इसके इंडिकेटर्स होते हैं, अंडर नरिशमेंट यानी कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग और चाइल्ड मोर्टालिटी। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपको डिफाइन करना है, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टालिटी की नीचे कमेंट बॉक्स पर। प्रॉपर डेफिनेशन का मतलब यह है कि किसी स्टैंडर्ड बुक की मुझे आपकी डेफिनेशन चाहिए। आपको अगर पता भी है कि हाँ ये होता क्या है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ना लिखिएगा, जो स्टैंडर्ड बुक में जो प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है इसकी, तो वहां से डेफिनेशन उठाकर आप लिखिएगा और उसको इसकी प्रैक्टिस करिए 3-4 बार, जिससे कि आपको ये डेफिनेशन याद हो जाए। क्योंकि चाइल्ड वास्टिंग डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा मेंस में, या फिर कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें आप चाइल्ड वास्टिंग उपयोग करेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर चाइल्ड वास्टिंग रेट काफी हाई है, 20.8% हम लोग को देखने को मिलता है। और इंडिया की अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो 2010 में 95th पोजीशन पर थे हम लोग, और 2019 में गिरकर 102 हो गए, यानी कि हम लोग पीछे ही जा रहे हैं न्यूट्रिशन के मामले में, और इस पर हम लोग को काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पेपर 2 का एक MCQ आपके सामने है, कैग से रिलेटेड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड। देखिए आप जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इन पांचों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बताना है, और इसका आंसर मैं दूंगा एंड में, लास्ट में, ठीक है। कैग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है वो बात करेंगे, बट उससे पहले कैग न्यूज में क्यों थी, क्योंकि फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हैं, इनको अपॉइंट कर लिया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब ये आप लोग के लिए मोटिवेशन क्या है, तो ये कैग जो है गाइस, ये 1985 के एक IAS ऑफिसर हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कल को आप भी गवर्नर बन सकते हो, और कल को आप भी जो है वो कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन सकते हो, राइट। तो ये एक मोटिवेशन है आप लोग के लिए, इसलिए फोटो रखी यहाँ पे। कुछ पॉइंट्स है कैग से रिलेटेड। तो कैग जो होते हैं गाइस, ये फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी कि एक बार कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर का टेन्योर खत्म होता है, उसके बाद जो है वो दोबारा से जो है वो फिर से अपॉइंट नहीं किए जा सकते। एक ही सिंगल व्यक्ति एक अपने लिमिटेड जो टेन्योर होता है उसी पर ही वो रहेंगे, उसके बाद फिर दूसरे व्यक्ति आएंगे, उनको दोबारा से जो है वो रीअपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिली। इसके अलावा इनको गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर कहा जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। ये वाली चीज भी याद रखें, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए थे कि पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसके फिलोसोफर जो है वो की तरह कौन काम करते हैं, तो कैग अगर ऑप्शन है तो उसको आप मार्क करेंगे, या फिर फ्रेंड कौन है या गाइड कौन है, तो ये कैग होते हैं, ठीक है। और कैग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 148 से लेकर 151 में देखने को मिलता है, चैप्टर 5 पार्ट 5 में हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पब्लिक पर्स के गार्जियन ये माने जाते हैं, तो ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है, पब्लिक पर्स के गार्जियन। इसके अलावा कैग जो है वो अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं, जैसे कि जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ
सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, राइट, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी की, तो उसके भी कंसोलिडेटेड फंड जो है वो, और जो जितने भी एक्सपेंडिचर वगैरह जो होते हैं इनमें से, तो उसकी ऑडिटिंग जो है वो की जाती है कैग के द्वारा। जैसे कि अभी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में हम लोगों ने ऑडिटिंग की बात करी ना, जांच पड़ताल, तो वही चीज ऑडिटिंग होती है। बट पता है एक इसमें लूप होल मैं आपको बताता हूँ। अक्सर मतलब जो है ये हर जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट लूप होल है कि हमारे जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये ऑडिटर जनरल का ज्यादा काम कर रहे हैं, कंट्रोलर का नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑडिटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, कंट्रोलिंग पर नहीं करते। अब कंट्रोलिंग क्या होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू हुआ उसको पहले से, यानी कि मतलब उसका जो है वो थोड़ा सा ऐसा फोरकास्टिंग करना कि कहीं आगे चल के नुकसान ना हो, तो वो कंट्रोलिंग की कैटेगरी में आता है। तो कैग का काम ये भी होता है कि कोई भी ऐसा अगर बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है, बड़ा कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज है, तो उसके बारे में पहले से असेसमेंट करना कि आगे चल के किसी प्रकार का नुकसान ना हो, यानी कि कोई करप्शन ना हो आगे चल के, या कोई भी ऐसा लूप होल ना निकले जिससे कि जो है वो सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर असर पड़े, राइट। तो इसका भी काम जो होता है फोरकास्टिंग का, कि पहले से चीजों को पड़ताल करना, जांचना, होने से पहले, यानी कि कोई घटना होने से पहले ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो वो कंट्रोलिंग की कैटेगरी में आ जाता है। बट हमारे यहाँ कैग जो है वो ऑडिटिंग पर ज्यादा फोकस करते हैं, कंट्रोलिंग पर नहीं करते। अगर कंट्रोलिंग पर फोकस करेंगे तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि पॉसिबिलिटी ये है कि ज्यादातर जैसे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि आपको पता होगा बड़े बड़े घोटाले हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी अभी कुछ समय से देखने को मिले थे, राइट, रफाल का केस आपको पता होगा। तो वैसे ही और भी काफी सारे हैं। तो मतलब ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। बट हमारे यहाँ ऑडिटिंग पर ज्यादा फोकस किया जाता है, कंट्रोलिंग पर नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी एक जनरल एक आपको पता होना चाहिए। और जितनी भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट और दूसरी जो सब्सिडरी अकाउंट जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं जो अपने पास रखते हैं, तो उसकी भी जांच जो है वो पूरी कैग के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो किनको, ये एक तो हिंदी ट्रांसलेशन इसका आप देख लीजिए एक बार। और ये अपने रिपोर्ट जो है वो किसको सबमिट करते हैं, तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट जो सबमिट करते हैं वो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर को सबमिट करते हैं। फिर बाद में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट और गवर्नर ये रिपोर्ट जो है वो प्लेस करते हैं पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली में करेंगे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के अंदर प्लेस करेंगे इसकी रिपोर्ट कैग की, ठीक है। और ये 3 रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली ऑनरेबल प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट की होती है, ऑडिट रिपोर्ट जो फाइनेंस अकाउंट की होती है, और ऑडिट रिपोर्ट जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये 3 रिपोर्ट जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को प्रस्तुत की जाती है कैग के द्वारा। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना रिपोर्ट जो है वो कौन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को प्रस्तुत करते हैं, तो या फिर ऑनरेबल कैग जो है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, प्लेस करेंगे उनके सामने। तो ये 3 रिपोर्ट्स आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक कैग से रिलेटेड। बात करें नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गाइज अब फंडिंग देगी स्टार्टअप्स को जो कि इनोवेट करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वेरियस इनोवेशंस लेकर आएंगे। एग्रीप्रेन्योरशिप हम लोग को एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलेगी। आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता होगा कि लोग जो है वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप हम लोग को देखने को मिलती है। वैसे ही कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर के जो एंटरप्रेन्योर होंगे वो एग्रीप्रेन्योर जो है वो कहलाएंगे। तो अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा काफी सारे लीडर्स के द्वारा या काफी सारी स्पीचेस में जो वेरियस लीडर्स हैं मतलब रूलिंग पार्टी के, तो आपने देखा होगा कि बार बार कहा जा रहा था कि अब किसानों को जो है वो एंटरप्रेन्योर बनाना है, किसानों को एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सिखानी है, एक एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है एक प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो उसका अच्छा इतना बेहतर कर देना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो पीक पे चले जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर इतना फोकस क्यों करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना है। सिंपल सा प्रैक्टिकल आंसर ये है कि हमारी कंट्री के अंदर 70% के आसपास, 69% एग्जैक्टली अगर बोले, तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, यानी कि उनका दाना पानी जो चलता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण चलता है। तो इसीलिए इस सेक्टर को डेवलप करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हमारी कंट्री की 70% अराउंड पॉपुलेशन जो है वो इन्वॉल्व है इस सेक्टर में, राइट। उनकी जो इकोनॉमी है वो इसी सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस सेक्टर को बूस्ट करने की। और अभी जो है जैसे जैसे वर्ल्ड डेवलप करता जा रहा है, बट एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट हुआ नहीं है, एग्रीकल्चर के अंदर ऐसा रिफॉर्म नहीं आया, बट कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करती हैं। तो आप मेंशन कर सकते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्योंकि अब इस स्कीम के तहत फंडिंग दी जा रही है स्टार्टअप्स को। स्टार्टअप्स आपको वेरियस सेक्टर्स, वेरियस कैटेगरीज के देखने को मिलेंगे, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म मैकेनाइजेशन, वेस्ट टू वेल्थ, डेयरी, फिशरी, यानी कि
हर एक कैटेगरी के आपको स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि डिजिटल करना है एग्रीकल्चर को, डिजिटल करके क्या फायदा होगा, हमारी कंट्री के अंदर पता लगेगा कि किस जगह पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, किस जगह पर सरप्लस है या किस जगह पर डेफिसिट है, यानी कहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पर कम प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पर किस प्रकार के प्रोड्यूस जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं और कहां पर किस प्रकार के। तो ये सब चीजें कब होगी, जब पूरी चीज डिजिटलाइज होगी, जब हमारे किसान जो होंगे वो ये सब चीजें सीखेंगे, और जो आज के जो युवा हैं वो इंटरेस्ट लेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के को बूस्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं उनको कंबाइन किया जा रहा है, अलग अलग कैटेगरी के स्टार्टअप्स, और उनको फंडिंग दी जा रही है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचें और उसके डेवलपमेंट के लिए वेरियस काम करें। जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है, स्टार्टअप्स खुलेंगे जो एग्रीकल्चर में जो वेस्ट होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का वेस्ट क्या हुआ, जैसे मान लो कि मतलब वो हो गया, बीज डाली और फसल उग गई, अब फसल जो है उसकी छटाई भी हो गई, उसके बाद जो बचता है भूसा, जिसको हम लोग वो बोलते हैं स्टबल, तो किसान उसको जला देते हैं, उससे पोल्यूशन होता है। बट आपको पता होगा उसी स्टबल से जो है वो बायोगैस वगैरह बनाई जा सकती है, उसी स्टबल से वेरियस चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं। तो ऐसा कोई स्टार्टअप जो कि वेस्ट से वेल्थ के लिए काम करे, यानी कि ये सब वेस्ट को इकट्ठा करके कलेक्ट करके बेचे, जिससे कि एनवायरमेंट भी हेल्दी रहे और दूसरी बात इनकम भी जनरेट हो, और इससे अल्टीमेट फायदा किसका हो, किसान का हो, क्योंकि सरकार का टारगेट भी है कि 2022 तक किसान की इनकम को डबल करना है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। इसके अलावा ये जो, हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इस स्कीम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। तो एग्रीप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन होगा, यानी कि सिखाया जाएगा कि एंटरप्रेन्योर जो है एग्रीकल्चर का कैसे बनना है, एग्रीप्रेन्योर कैसे बनना है वो सिखाई जाएगी। 2 महीने का ड्यूरेशन होगा। इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा 10,000 रुपये हर महीने के हिसाब से। इसमें मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी, फाइनेंशियल टेक्निकल आईपी इश्यूज में, आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके इशू में हम लोग को देखने को मिलेगी। सीड स्टेज फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। सीड स्टेज फंडिंग यानी कि जब बीज लगाए जाते हैं खेत में तो उस समय पर 25 लाख रुपए फंडिंग दी जाएगी, जिसमें 85% सरकार के द्वारा ग्रांट एंड एड के तौर पर देखने को मिलेगा, और 15% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो इंक्यूबेट का हम लोग को देखने को मिलेगा, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीप्रेन्योर करेगा और 85% जो है वो ग्रांट के तौर पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आइडिया और प्री सीड स्टेज के लिए, यानी कि बीज लगाने से पहले, खेत में बीज लगाने से पहले जो भी चीजें होती हैं उसके लिए, या फिर कोई आइडिया के लिए फंडिंग जो है वो 5 लाख रुपए तक की दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि स्टार्टअप जो होता है वो वेरियस आइडियाज लेकर आते हैं, इनोवेशन लेकर आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एग्रीकल्चर में वेरियस आइडियाज आए, इनोवेशन आए, और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलप हो सके। तो ये इसका एक हिंदी ट्रांसलेशन सामने आपके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इस स्कीम की बात करें 2007 में ये स्कीम लाई गई थी। स्टार्टिंग में अम्ब्रेला स्कीम के तौर पर फोकस किया गया था कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है वो डेवलप हो, यानी कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होते हैं तो वो डेवलप हो सकें। इसमें ये स्कीम जो है वो स्टेट्स को प्रोत्साहित करती है कि स्टेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फंडिंग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में दें, यहाँ पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर। 2017 में कैबिनेट ने अप्रूवल किया था इस स्कीम को कि ये स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर चलती रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, बट इसके अंदर थोड़े से मॉडिफिकेशन लाए गए। इसको अब हम लोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की जगह अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार कहते हैं। रफ्तार का फुल फॉर्म क्या है, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, कि हमें एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर जो होते हैं उसको रेजुविनेट जो है वो करना है, यानी कि दोबारा से उसको जो है वो बेटर बना देना है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर बेटर क्यों बनाते हैं, तो मैंने भी बताया आपको कि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उनका दाना पानी, उनकी इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलती है। इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, तो यहाँ पर फार्मिंग जो है गाइस उसको डेवलप करना एज अ मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों, क्योंकि हमारे पास काफी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए फार्मिंग को मेन सोर्स बनाना है। रिस्क मैनेजमेंट करना है कि किसी प्रकार का रिस्क ना हो, पहले से उसको मैनेज किया जा सके। कोई भी रिस्क होता है किसान के पास, यानी कि खराब फसल हो गई तो भी किसान जो है वो कैसे मैनेज कर पाएगा कि उसकी इनकम जो है वो उस पर ज़्यादा हानि ना पहुंचे। तो ऐसी कुछ चीज़ें, किसानों के जो एफर्ट्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। प्रमोट करना है एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, जैसे कि एग्रीकल्चर एक फूड वैल्यू चेन के तौर पर भी हम लोग को देखने को मिल सके, यानी कि जो किसान जो है अगर वो सामान बाहर भेज रहा है, यानी कि पेरिशेबल कमोडिटीज़ वो जल्दी से बेच रहा है, तो जो मतलब ऐसी कमोडिटीज जो नॉन पेरिशेबल यानी कि वो जल्दी सड़ती नहीं है, तो उसको वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर उसको स्टॉक करके रख सकता है, फूड प्रोसेसिंग के लिए दे सकता है, एक्सपोर्ट करने के लिए दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली एग्रीकल्चर सेक्टर का एक बेटर मैनेजमेंट जो है वो बन पाएगा। तो ये एग्री बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि अब किसानों को जो है या फिर ऐसे युवा को एग्रीप्रेन्योर जो है वो बनाना है।
जो कि एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर बने। तो इस पर हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ऑटोनॉमी दी जाएगी स्टेट्स वगैरह को, सभी स्टेट्स को ऑटोनॉमी देनी है कि वो प्लान्स बनाए कि वहां पर लोकल नीड्स, यानी कि उस एक रीजन है वहां पर किस चीज की आवश्यकता है, उसको फुलफिल करने के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्टअप हो सके, तो वो स्टेट्स को जो है वो प्रोवाइड की जा रही है अटोमी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा कि फार्मर्स अपनी इनकम जो है वो डबल कर लें, क्योंकि सरकार का ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स की इनकम को डबल करने का। युवाओं को एम्पावर किया जाएगा वेरियस स्किल डेवलपमेंट, इनोवेशन और एग्री बिजनेस मॉडल्स के थ्रू जो है वो एम्पावर करना है युवाओं को, कि युवा भी जो है वो इंटरेस्ट लें एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन दें। और जो ये RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार जो हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये अब कंटिन्यू चलती रहेगी। और अगर हम लोग बात करें स्टेट्स की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर की, तो 60-40 का होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 90-10 का, और जो यूटी होती है यूनियन टेरिटरी, उसमें 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये हम लोग को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल पेपर 2 से रिलेटेड टॉपिक्स। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ गए हैं। किसान रेल की बात हो रही है। इंडियन रेलवेज ने पहली ऐसी ट्रेन शुरू कर दी है जो कि साप्ताहिक होगी, वीकली हम लोग को देखने को मिलेगी। ये महाराष्ट्र और बिहार के बीच में चलेगी, देवाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। ये ट्रेन जो होगी गाइस, इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि एक जो डब्बे हैं वो फ्रोजन कंटेनर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। फ्रोजन कंटेनर्स के साथ ये ट्रेन चल रही है, मतलब कोल्ड चेन स्टोरेज इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा, कोल्ड सप्लाई चेन के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलेगी। यानी कि जो ये पेरिशेबल कमोडिटीज के बारे में मैंने आपको बताया, ऐसी कमोडिटी जो सड़ जाती है, जैसे कि अगर आप फल लेकर आओ अपने डाइनिंग टेबल पे रखो, कुछ दिनों बाद वो फल सड़ जाएगा, बट अगर आप फल को फ्रिज में रख दोगे तो वो ज्यादा दिन चल जाएगा। तो ये ट्रेन जो होगी उसमें फ्रिज लगा हुआ है, ये मान के चलो आप, मतलब टेम्परेचर ऐसा है ट्रेन के अंदर कि वो फल जो है वो सड़ेंगे नहीं। तो ऐसी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ट्रेन जो है वो इस प्रकार की चल रही है, और ये ट्रेन मदद करेगी फार्मर्स को उनकी इनकम को डबल करने के लिए, क्योंकि फार्मर्स का जो सामान होगा वो जल्द से जल्द सड़ने से पहले जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंच जाएगा, जल्दी से जल्दी उसकी मार्केटिंग हो जाएगी फार्मर्स के सामान की। तो उसको लेकर ये ट्रेन जो है वो शुरू की गई है। तो एक बेसिक आइडिया आपको इसका होना चाहिए। इस ट्रेन के बारे में 2020-21 के यूनियन बजट में जो है वो अनाउंस किया गया था। एक चीज याद रखिएगा, फार्मर्स की इनकम को डबल करने वाली कमिटी का नाम क्या है? तो अशोक दलवाई कमेटी। तो ये चीज आप लोग को जो है वो थोड़ी पता होनी चाहिए। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन जिसके बारे में चर्चा करी। अब बात हो रही है इंडियन पैंगोलिन के बारे में। तो देखो गाइज, ये जो प्राणी स्पीसीज हम लोग को देखने को मिल रहा है पैंगोलिन, इसको अभी मारा गया था, और मारकर इसको कुछ जो ये है क्या बोलते हैं स्मगलर, इसकी तस्करी कर रहे थे, इसको ले जा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो पकड़ा गए। तेलंगाना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनको पकड़ लिया, और क्योंकि उन्होंने इसको मारा था, और ये जो लोग थे स्मगलर्स थे, इनके पास से इसकी स्किन का 3 से 4 किलोग्राम वेट जो है वो मिला था, यानी कि 3 से 4 किलोग्राम की इसकी स्किन जो है वो पाई गई थी उन स्मगलर्स के पास जो इसकी तस्करी करके ले जा रहे थे। तो उसमें 3 से 5 एनिमल्स तक जो है वो मारे गए थे। तो ये न्यूज़ थी, बट इतना ये आपके लिए काम का नहीं है। मेन चीज़ काम की आने वाली है आगे, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी रिसेंटली चाइना ने रिपोर्ट किया था कि ये बैन लगा रही है पूरी तरह से, कि इसका मीट जो होगा वो बाजार में नहीं मिलेगा। क्योंकि आप रिलेट करो, कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था, कुछ महीने पहले, कि ये पेंगोलिन भी इन्वॉल्व है कोरोना वायरस में, क्योंकि ये इसमें इससे भी बताया गया कि कोरोना वायरस जो फैला है वो पेंगोलिन से भी फैला है, राइट। तो ये भी कई सारी रिसर्च में पाया गया था। इसके अलावा अभी बताया गया है कि पेंगोलिन की जो ये स्केल्स होती है, यानी कि उसकी जो चमड़ी होती है, तो उसको हटा दिया गया है जो अप्रूव ट्रेडिशनल मेडिसिन की लिस्ट से। यानी कि पहले चाइना के अंदर आपको पता होगा इसकी ये पेंगोलिन जो है वो मतलब मेडिसिनल पर्पस के लिए चाइना में उपयोग की जाती है, बट अब जो है वो हटा दिया गया है कि पेंगोलिन को मारा नहीं जाएगा और उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। और चाइना की मीट को जो है वो चाइना के बाजार में बिकने से बैन कर दिया है चाइना ने। तो ये चीज़ देखने को मिली। और पेंगोलिन जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे दुनिया भर में मतलब जो स्मगल किया जाने वाला, ट्रैफिक किया जाने वाला, जिसकी तस्करी होती है, ऐसा एनिमल हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। इंडियन पेंगोलिन की बात करें तो ये इनकी जो चमड़ी होती है वो काफ़ी मोटी होती है, इनको मारा जाता है खाने के लिए, और चाइना के अंदर मेडिसिनल पर्पस के लिए इनको मारा जाता है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। पेंगोलिन जो है गाइज, ये सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज का ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा जिसकी तस्करी होती है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। पेंगोलिन की टोटल 8 स्पीसीज हैं, 8 प्रजाति हैं, और इंडिया और चाइनीज पेंगोलिन ये 2 ऐसी प्रजाति हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं, और दोनों को ही शेड्यूल 1 पार्ट 1 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, उसमें संरक्षण इन लोग को दिया गया है, यानी कि दोनों प्रजातियों को। याद रखना, इंडिया के अंदर इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन दोनों पाई जाती है। अब क्वेश्चन ये बनेगा एक स्टेटमेंट कि इंडियन पेंगोलिन चाइना में पाई जाती है, चाइनीज पेंगोलिन मतलब जो सॉरी इंडियन पेंगोलिन इंडिया में पाई जाती है, चाइनीज चाइना में।
पर वो स्टेटमेंट गलत होगा। इंडिया के अंदर ही दोनों ही पेंगोलिन पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, और चाइना के अंदर भी पाई जाती है, बट इंडिया के अंदर आप याद रखिएगा चाइनीज पेंगोलिन भी देखने को मिलती है। सुनामी रेडी की बात हो रही है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, सुनामी रेडी यानी कि एक एरिया जो कि रेडी है कि वहां पर सुनामी आएगी तो वो टैकल कर जाएंगे पूरी सिचुएशन को। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है यूनेस्को की, आईओसी की, सुनामी रेडी कम्युनिटीज इसी का ही है, यूनेस्को आईओसी का। तो वो क्या है वो आगे चल के समझाऊंगा, बट उससे पहले जान लो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, ओडिशा के अंदर 2 गांव हैं। ये 2 गांव के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो ये देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गंजाम का वेंकटीपुर और जगत सिंहपुर का नोलिया साही। तो ये 2 गांव हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर लिया गया यूनेस्को आईओसी का सुनामी रेडी कम्युनिटीज के तौर पर। अब ये यूनेस्को आईओसी का सुनामी रेडी है क्या, तो पहले सुनामी रेडी की बात करें। सुनामी रेडी एक कम्युनिटी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम हम लोग को देखने को मिलता है। इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन जो यूनेस्को का है, तो उसके द्वारा फोकस किया गया है कि एक तरह का प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम है कि सुनामी अगर आती है तो पहले से ही कम्युनिटी जो है वो प्रिपेयर्ड हो, यानी कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो पहले से ही प्रिपेयर्ड हो, उनके पास पूरी जो है वो जानकारी हो कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है, जिसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पब्लिक का भी हो, कम्युनिटी लीडर्स का हो, नेशनल और लोकल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी का भी हो। यानी कि अगर सुनामी आए तो अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए, तुरंत जो है वो सबको पता लग जाना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना है और सबके क्या टास्क होंगे इमरजेंसी सिचुएशन में, वो पहले से अलॉटेड होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है और उस समय अगर डिस्कशन हो रहा है कि यार कैसे इसको सॉल्व करना है, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी और चीजें जो है वो डिवास्टिंग सिचुएशन वहां पर हम लोग को देखने को मिलेगी। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से यहाँ पर प्रिपेयर हो गई है यहाँ की कम्युनिटी ओडिशा की कि अगर सुनामी आती है तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड कि वो पूरे एक्शंस कर लेंगे और किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होगा या किसी की लाइफ को डैमेज नहीं होगा। इस पर वो पूरा जो है वो काम करेंगे और उस पर इन्होंने जो है वो प्रैक्टिस जो है वो अपनी कर ली है और कंटिन्यूअसली इसकी प्रैक्टिस तो चलती रहेगी। ऐसी चीज़ तो नहीं है कि इसमें एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप सीख गए, ऐसा नहीं है, इसमें बार बार जो है वो प्रैक्टिस चलती रहती है। तो इसके लिए ओडिशा के 2 गाँव हैं उनको ये टैग जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए सुनामी रेडी के बारे में। डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कोस्टल कम्युनिटीज को प्रिपेयर करना कि कोई भी इमरजेंसी आती है, सुनामी इमरजेंसी, तो उसके लिए वो एक्टिव हो और इसमें प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस कम से कम हो, राइट। इसके अलावा इंश्योर करना कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो, वही मैंने आपको बताया कि अफरा तफरी नहीं मचनी चाहिए, सबको अपने टास्क पता होने चाहिए। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए आपको। इसके अलावा यूनेस्को की आईओसी के बारे में जो हमने बात करी तो उसको देख लेते हैं। आईओसी इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, ये हम लोग को देखने को मिलता है 1960 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये एक लौती ऐसी बॉडी है गाइज, और इस यूनाइटेड नेशन की, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर मरीन साइंस पर काम करती है, मरीन साइंस पर फोकस करती है। इसका मेन पर्पस क्या है, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आना। सबसे पहली चीज तो इसका काम होता है कि ओशियनोग्राफी मरीन साइंस है उस पर रिसर्च करना, सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना, मतलब लर्न करना वेरियस चीजों के बारे में, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इनपुट करना, यानी कि बढ़ाना कैपेसिटी बिल्डिंग, उस पर रिसर्च करना। तो मेन पहले ये क्या करते हैं, सिंपल सॉर्टेड चीजें समझो, पहले ये करते हैं ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़ाई करते हैं, सिंपल सी चीज, ठीक है। समझते हैं जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको टैकल कैसे करना है, पहले उस चीज को समझा जाता है, फिर उस चीज को प्रैक्टिकली जो है वो अप्लाई किया जाता है। अपना नॉलेज जो होता है, जितना भी वो नॉलेज गेन करते हैं, जो भी चीजें वो सीखते हैं मरीन के बारे में, मरीन लाइफ के बारे में, ओशियनोग्राफी के बारे में, उस चीज को जो है वो प्रैक्टिकली फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं, राइट, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। और इनका टारगेट ये रहता है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशन के, वो सभी लोग साथ में मिलकर फोकस करें सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर। जो भी ऐसा मैनेजमेंट, जैसे कि सुनामी है, सुनामी से लड़ना है तो पहले से ही पूरा मैनेजमेंट हो प्रॉपर तरीके का, जो कि अभी सुनामी रेडी में देखने को मिला है ना। तो ये पूरी चीज जो होती है, ये पहले लर्न करते हैं, पहले पूरी चीज, और लर्न करने के बाद फिर उसको अप्लाई करते हैं उस नॉलेज को, ठीक है, कि कैसे जो है वो और बेहतर तरीके से इंप्रूव करना है। तो ये चीज है, इसका मेन टास्क ये है कि सभी कंट्रीज के साथ एक कोऑर्डिनेशन करना, पहले चीजों के बारे में जानकारी लेना कि सभी कंट्री के अंदर सिचुएशन किस प्रकार की है, किस प्रकार की है, और कलेक्टिवली उस सिचुएशन से कैसे लड़ा जा सके, इस पर विचार करके कंक्लूजन पे आना और उस कंक्लूजन को जो है वो अप्लाई करना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चीज इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, UNCLOS, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज की गई है और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि एक इंपॉर्टेंट कंपिटेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है मरीन साइंटिफिक रिसर्च और ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। यानी कि ये रिसर्च करती हुई, मैंने आपको बताया पहले कि मरीन साइंस में ये इसकी रिसर्च होती है, इकलौती ऐसी बॉडी है जो मरीन साइंस पर काम करती है, और इसका टारगेट यही होता है कि ये जितने भी अपनी चीज़ें हैं, रिसर्च वगैरह है, वो दूसरों को ट्रांसफर करें। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ट्रांसफर ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को बताएं उसके बारे में। तो ये इसका पूरा हिंदी ट्रांसलेशन।
अब बात हो रही है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में। तो बहुत इजी तरीके से समझते हैं इसको। लेंडिंग का मतलब क्या होता है? उधार। ठीक है, अब उधार कौन देती है? हमारी कंट्री के अंदर बैंक, बैंक उधार देती है। यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर की बात की जा रही है, तो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर को सबसे पहले उधार देगी। और प्रायोरिटी सेक्टर कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साथ में मिलकर प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड करते हैं कि कंट्री के प्रायोरिटी सेक्टर्स कौन से होंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि आज मैं किसान हूं, मैं अगर बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक अपना काम धंधा छोड़ के सबसे पहले मुझे लोन देगी अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो। क्यों? क्योंकि बैंक को टारगेट्स फुलफिल करने हैं। बैंक के पास टारगेट्स होते हैं, पता है आपको? बैंक को टारगेट दिए जाते हैं, जिससे कि आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं बैंकिंग के अंदर। तो ये क्वालिटेटिव मेजर है हमारे बैंकिंग सिस्टम का, जिसमें कि सेट किया जाता है, बैंक को बोला जाता है कि भैया आपको इतना लोन तो देना ही देना है, इतने परसेंटेज, यानी डिसाइड किया जाता है कितने परसेंटेज लोन जो है वो बैंक प्रायोरिटी सेक्टर पर देगी। और उसमें भी डिसाइड किया जाता है कि इतना लोन, इतना यानी कि परसेंटेज किस सेक्टर को दिया जाएगा, इतना किस सेक्टर को दिया जाएगा। जैसे कि एजुकेशन भी एक प्रायोरिटी सेक्टर है। एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर इसलिए क्योंकि सरकार को जो है वो डेवलपमेंट करना है एग्रीकल्चर में, क्योंकि हमने बात करी अभी एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड कितने सारे लोग हैं हमारी कंट्री के, लगभग 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की आवश्यकता है। दूसरा एजुकेशन, अगर मैं आज एजुकेशन पर्पज के लिए लोन लेने जाऊं तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। बैंक जो है वो मुझे प्रायोरिटी पे रखेगा, क्योंकि बैंक के पास टारगेट्स हैं कि उसको मुझे लोन देना है, उसको वो टारगेट को अचीव करना है, फुलफिल करना है। नहीं अचीव करेगा तो आरबीआई डांटेगी मतलब उसके ऊपर पेनाल्टी लगाएगी बैंक के ऊपर। तो ये चीज भी होती है, पता है आपको? तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मोटे मोटे तौर पर आपके दिमाग में छप गया, ये होता क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी क्या किया है, इंडिया के स्टार्टअप सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में रख दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्टार्टअप शुरू करता है, वो बैंक में जाता है, तो उसको लोन देना अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक को, वो इसलिए किया गया है कि हमारी कंट्री के अंदर इनोवेशन को बूस्ट करना है। और वो इसको अगर आप लिंक करो आत्मनिर्भर भारत से, तो आप चीजों को और अच्छे से क्लियर कर पाओगे। और अगर इसको आप लिंक करो कोरोना वायरस इकोनॉमिक क्राइसिस से, तो और अच्छी तरह से आपको सिचुएशन समझ में आएगी। तो अभी हम लोगों ने क्या फोकस किया कि हम लोग को हमारी कंट्री के अंदर ही डेवलपमेंट करना है, हमारी कंट्री के अंदर ही वेरियस इनोवेशन करना है। और वो कब होगा? जब स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा बैंक का। स्टार्टअप को गाइस इन्वेस्टर्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? हर एक व्यक्ति, जैसे कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे तो आपके पास पता होना चाहिए। जैसे कि आज अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हो, या फिर अगर आप आज एज अ स्टूडेंट कुछ चीज लेते हो, तो आपको अगर लगेगा कि हाँ यार इसको लेने से मुझे फायदा है, तभी आप लोगे। वैसे ही इन्वेस्टर इन्वेस्टर कहीं पैसा डालता है तो वो तभी डालता है जब उसको लगेगा कि यार हाँ यार मुझे पैसा रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कोई भी नया बिजनेस होता है उस पर इन्वेस्टर छूते नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो रेप्यूटेड कंपनी में इन्वेस्ट करूं, रेप्यूटेड कंपनी के शेयर परचेज कर लूं, जिससे कि एटलीस्ट मुझे लॉस का तो कोई मतलब रिस्क ना हो ज्यादा। तो इसलिए लोग स्टार्टअप पे नहीं करते, क्योंकि स्टार्टअप पे उनको लॉस का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको फेथ नहीं होता ना। मेन चीज होती है फेथ की, ट्रस्ट की, और इसलिए फिर स्टार्टअप सक्सेस नहीं हो पाते। कई सारे स्टार्टअप जो है, एक आइडिया जो होता है इंसान के दिमाग में, वो आइडिया बनकर ही मिट जाता है, वो उस पर ऑपरेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, उसको लोन देने वाला कोई नहीं है, उसको जो है वो संभालने वाला कोई नहीं है, यानी कि उसके बिजनेस जो है वो ऑपरेट हो जाए उसके लिए कोई उसको सपोर्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टर्स नहीं है। बट अब बताया गया है कि इसको जब प्रायोरिटी सेक्टर में रख दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अभी आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हम लोग को देखने को मिली थी। आपने अगर टेस्ट नहीं दिया होगा तो आपको ये वाली बात नहीं पता होगी। उसमें हम लोग ने एक इनोवेशन हब की भी बात करी थी। तो आरबीआई भी इनोवेशन हब पर फोकस कर रही है कि बैंकिंग सेक्टर में इनोवेशन लाया जाए, नए नए इंप्रूवमेंट्स लाए जाए। तो उसी समय ये बात हुई थी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, कि टारगेट किया जाएगा कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको प्रायोरिटी पे रखना है, जिससे कि हमारी कंट्री की सिचुएशन डेवलप हो, वेरियस इनोवेशन हमारी कंट्री में हो, राइट। तो इससे क्या फायदा होगा वो पूरी चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि स्टार्टअप जो होंगे गाइस, तो उनको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे इजीली, लोन्स वगैरह उनको ज्यादा मिल जाएंगे, और ये फंडिंग वगैरह जो है वो उनको सफिशिएंटली मिल जाएगी। तो ये एक बूस्ट जो है वो देगा स्टार्टअप्स को, एक ऑन्टरप्रेन्योर को। और जो कि मेन चैलेंज होता है उसकी मतलब ऑन गोइंग, जैसे ही वो डेवलपमेंट करता है, जब वो इनिशियल स्टेज पर होता है, तो स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है फंडिंग, जो कि अब आरबीआई उसकी फुलफिल कर रही है, राइट। और स्टार्टअप जो होते हैं गाइस, ये मोस्टली रिलाई करते हैं किसके ऊपर? मतलब एक्सपेंसिव वेंचर डेट के ऊपर, मतलब महंगे लोन्स के ऊपर जो है ये वो करते हैं, क्योंकि उनको जो है वो ये सब, जैसे मान के चलो कि एक कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेसमैन है, राइट। अगर आप उसको बोलोगे कि आपको जो है वो रिटर्न में जो है मैं 50% इंटरेस्ट दूंगा, यानी कि 100 रुपए आप मुझे दो, मैं आपको 150 रुपए वापस करूंगा 2 दिन में। अगर कोई भी किसी को भी आप बोलोगे तो वो सामने वाला व्यक्ति एग्री हो जाएगा। बट अगर आप बोलोगे कि चल ठीक है यार, मुझे जो है वो 100 रुपए दे, बट मैं उसके बदले में अगले दिन तेरे को 105 रुपए या 101 रुपए देता हूँ, तो फिर सामने वाला बोलेगा छोड़ो यार मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसमें क्या होता है, कई सारे स्टार्टअप जो होते हैं उनको ऑप्शन चूज करना पड़ता है एक्सपेंसिव इंटरेस्ट का,
तो ये उनके लिए चैलेंज होता है, बट अब नहीं होगा। बैंकिंग सेक्टर उनको डायरेक्टली जो है वो फायदा देगा, और ऐसे जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें इंटरेस्ट जो होता है वो भी काफी लो होता है। ये वाली चीज भी आपको याद रखना, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा कम जो है वो होता है, जिससे कि मोटिवेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके इस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस सेक्टर पर काम करें। ठीक है, तो ये चीज हमने देख ली, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, पूरी की पूरी चीज एज इट इज जो है वो लिखी हुई है, जो मैंने भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। और प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेन्यूएबल एनर्जी। अब इसमें आप ऐड कर लो स्टार्टअप्स भी। ठीक है, तो ये पूरे प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जिसमें बैंक को देना पड़ता है लोन्स इन पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है। तो देखो गाइस, दो बैंक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आरबीआई बोलती है कि इन दोनों बैंक्स जो हैं उनको लोन्स देने पड़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, और पहले से ये प्री डिसाइडेड होता है कितने परसेंटेज लोन जो है वो बैंक देगी प्रायोरिटी सेक्टर के लिए। अब मान के चलो कि एक बैंक जो है उसके पास तो ये सब लोग आ रहे हैं इस सेक्टर से लोन मांगने के लिए, और वो देती जा रही है। और आपने देखा भी होगा काफी बार बैंक फोन कर करके बोलती है कि सर आप लोन चाहिए, कि आपको आपको लोन चाहिएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है बैंक्स के द्वारा? क्योंकि बैंक को कुछ कुछ टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं, क्योंकि बैंक की कमाई तो लोन में ही होती है ना। बैंक अगर लोन ले देगी तभी वो उसकी कमाई होगी, क्योंकि उससे उसको इंटरेस्ट मिलेगा और वही उसका फायदा होता है। दूसरी चीज, कई बार आप देखते हो कि बैंक जो है वो सर्च करती है कि भाई कोई एग्रीकल्चर सेक्टर का बंदा मिल जाए हमसे लोन लेने के लिए, क्योंकि उसके लिए उसको टारगेट अचीव करना होता है। बट अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स नहीं होते तो बैंक्स को बहुत नुकसान होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनाल्टीज लगा देती बैंकों के ऊपर। बट अब ये सर्टिफिकेट आए, इससे फायदा क्या है, एक बैंक है इसके पास फुलफिल हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना लोन देना है, वो पूरी चीज फुलफिल हो गई और एक्स्ट्रा सरप्लस इसके पास आ गया। मतलब इनके ये बैंक जो है वो ज्यादा लोन दे रही है, यानी कि जैसे मान के चलो 10 लोगों को लोन देना है टोटल, इस बैंक ने 12 लोग को लोन दे दिया, यानी कि 2 लोग इसके पास ज्यादा हो गए, यानी कि सरप्लस में चली गई है। अब ये क्या कर सकती है, अपने 2 यूनिट्स को, अपने 2 पॉइंट्स को, आप ऐसा समझो, आप अपने 2 पॉइंट्स को, कि 2 लोगों को इसने लोन दे दिया, वो दूसरी बैंक को ट्रांसफर कर सकती है। तो ये चीज होती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। इससे क्या फायदा होता है, सभी जो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के टारगेट जो है वो सभी जो है बैंक जो है वो फुलफिल कर पाए। और इससे जब सभी बैंक फुलफिल कर पाएंगे तो इससे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये पूरा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो अचीव हो पाएगा। तो इसीलिए ये चीज रखी गई, जिससे कि बैंक को थोड़ा डर रहे कि यार उसको तो पहली चीज तो आरबीआई जो है वो पेनल्टी लगा देगी, तो उसको देना ही देना है। दूसरी बात, अगर किसी बैंक ने ज्यादा दे दिया तो वो अपनी 2 यूनिट्स या फिर जो भी उसके पॉइंट्स है वो दूसरी बैंक को ट्रांसफर कर सकती है। पॉइंट्स ट्रांसफर करने के बदले मॉनेटरी हेल्प जो है वो, या फिर मॉनेटरी कुछ रिवॉर्ड जो है उस बैंक को मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्री में तो कुछ होता नहीं है। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरबीआई की जो गाइडलाइंस है इसके लिए, हालांकि आप बैंकिंग सेक्टर की तैयारी नहीं कर रहे हो तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स जिनका ऑप्शन है उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टोटल नेट बैंक का जो क्रेडिट होता है, यानी कि टोटल लोन जो देना है बैंक को, तो उसका 40% जो होगा वो जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के लिए, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर में 40% उसको देना पड़ेगा। इसमें से 10% जो होगा प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का, या फिर 10% टोटल नेट बैंकिंग क्रेडिट का, इन दोनों में से जो भी हाई होता है, ठीक है, तो वो जाएगा वीकर सेक्शन की हेल्प करने के लिए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को जो है वो लोन्स वगैरह ऑफर करने के लिए। 18% जो जाएगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जाएगा। 18 में से 8% जो होगा वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए जाएगा, और 5% जो होगा वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या इसमें सॉरी माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जाएगा, एमएसएमई के लिए नहीं, स्पेशली माइक्रो के लिए। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। तो इसके बारे में आपको एक जनरल जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में, और ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन। एंड ये अपना लास्ट टॉपिक था गाइज, अभी जाना नहीं है, कोई जनरल स्टडीज के टॉपिक्स में आपको एज अ होमवर्क दूंगा। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप इसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। पूरे महीने आपको डेली करंट अफेयर्स के ये लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको इसके अलावा जो है वो वीकली टेस्ट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और वीकली आपको एक कंपाइलेशन भी मिलेगा आपके रिवीजन के लिए। और चौथी चीज जो होगी वो आपको मंथली कंपाइलेशन मिलेगा, यानी कि पूरे महीने की एक सिंगल पीडीएफ फिर आपको बाद में मिल जाएगी। तो इस पीडीएफ होने से आपको क्या फायदा होता है, आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने नहीं पड़ते, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप उस टाइम को, नोट्स बनाने के टाइम को जो है वो आप दूसरी एक्टिविटीज में डिवोट कर सकते हैं। और अगर आप परचेज करते हैं तो इससे मुझे भी काफी सपोर्ट मिल जाता है, और आपके सपोर्ट से ये चैनल जो है वो इस प्रकार से कंटिन्यू फिर चलता रहेगा। एंड मिनिमम 100 रुपीज इसलिए रखा गया है क्योंकि मेरे जो विलेजेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग जो है वो इसको अफोर्ड कर पाएं, या फिर जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है वो भी अफोर्ड कर पाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो आप मेरी मेहनत को देखते हुए आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है, जो भी आपको ठीक लगे, जितना भी ठीक लगे, वॉलंटरी है, वो आप इस चैनल के लिए जो है वो दे सकते हैं। और आपके कंट्रीब्यूशन से ही गाइज ये चैनल इसी प्रकार से जो है वो चलता रहेगा। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप बताना चाहूंगा अगस्त ऑफर के बारे में। तो अगस्त ऑफर में ये है गाइज कि अगर आप पीडीएफ परचेज करते हो एडवांस में
स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त टू दिसंबर, यानी कि 5 महीने की पीडीएफ अगर आप एक साथ लेते हो इकट्ठा, 5 महीने का पैकेज 500 रुपीज़ का, मिनिमम 500 रुपीज़ और मैक्सिमम फिर आपके ऊपर है, तो वो अगर पैकेज लेते हो आप तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक की पीडीएफ फ्री में मिलेगी। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ऑलरेडी अगस्त का अमाउंट दे दिया है, या फिर एक और चीज़, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी मुझे कंट्रीब्यूट किया हुआ है चैनल के लिए, जैसे कि उन्होंने अगस्त की पीडीएफ परचेज करी थी जो 100 रुपीज़ थी, बट उन्होंने मुझे 200 दिया, किसी स्टूडेंट ने, किसी ने 3 और किसी ने 500 दिया हुआ है मुझे, उनका कंट्रीब्यूशन है। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, देखिए मैं समझता हूँ एक स्टूडेंट के लिए जो है वो अभी मतलब पैसे वगैरह अरेंज करना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं सभी चीज़ समझता हूँ आपकी। तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो मुझे एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, मतलब अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप जो चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने मुझे ऑलरेडी पहले 150 रुपये दे दिए है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 350 रुपीज़ में आप ये वाला प्लान जो है वो अपना एक्सटेंड कर सकते हो, और इसको दिसंबर तक प्लान जो है वो एक्सटेंड खींच कर जो है आप पुराना जो है जितने जनवरी से लेकर जुलाई तक की पीडीएफ भी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा इसी के अंदर, ठीक है। और ये प्लान सिर्फ अगस्त के लिए है, आपने मुझे जो सपोर्ट किया है गाइज, तो उसी के लिए ये प्लान मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ है। और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं जिन्होंने कहा था कि सर जो है हमें पुरानी पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ जो है वो अरेंज करा दो क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक है। तो मैं जो है वो इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें जो है वो आप लोग के लिए शुरू करी हुई है, ठीक है। तो चलो अब ये था गाइस पूरा ओवरऑल जिस चीज़ के बारे में पीडीएफ के बारे में बताना था, और जनरल स्टडीज़ के टॉपिक्स जो एज अ होमवर्क है, EIA एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये अपन लोगों ने पढ़ा था जब हमने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में बात करी थी। एनजीटी ने जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जो है वो रखी है, सामने लाई है, तो उस समय हमने EIA के बारे में डिस्कस किया था, तो इसलिए आपको EIA थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ये जून 2020 में जो है वो इसका एक ड्राफ्ट आया था सामने, उसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, और उसी ड्राफ्ट को लेकर एक और न्यूज़ आई है कि क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ड्राफ्ट का, कहा जा रहा है कि ये अननेसेसरी बर्डन जो है वो क्रिएट करेगा और ये फायदा जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर नहीं प्रोवाइड कराएगा। तो इसको लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा है, हालांकि क्रिटिसिज्म इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये एक बार ड्राफ्ट आप देख लेना, जून 2020 के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और स्वदेशी मूवमेंट एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। और एमसीक्यू का जीएस पेपर 1 का आंसर जो था वो सी था, और जीएस पेपर 2 वाले एमसीक्यू का आंसर जो था वो बी था, ठीक है। तो ये चीज इसके आंसर भी देख लिया अपन ने, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक्स करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स पे होमवर्क डन लिख दीजिएगा, अगर आप कर लो तो मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड अब गाइस मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।